जरा सोचें कि केपीके के किसी बहुत ही दूर दराज गांव में रात के 8 बज रहे हैं और कल सुबह मेडिकल कॉलेज का बहुत ही अहम दाखला टेस्ट है, यानी एमडी कैट। हाँ, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है। बिल्कुल, बहुत स्ट्रेसफुल। तो एक तालिब इल्म पूरी तवज्जो से पढ़ाई में मगन है कि अचानक हस्बे मामूल पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। वाईफाई राउटर बंद हो गया, इंटरनेट का तो कोई नामो निशानी नहीं। सही, ये तो पाकिस्तान में आम सी बात है। एग्जैक्टली अब अगर हम रिवायती तरीके से देखें तो उस बेचारे तालिब इल्म की तैयारी वहीं रुक जानी चाहिए, है ना। उसे मजबूरन उन मोटी मोटी किताबों के ढेर में दोबारा सर खपाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड के लिए फर्ज करें कि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो तालिब इल्म अब भी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक जदीद एल्गोरिदम की मदद से तैयार करदा मॉक टेस्ट दे रहा है, और वो भी बिल्कुल रवानी के साथ। कोई बफरिंग नहीं, कोई एरर नहीं। वाकई, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है। वही ना, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है, ये आज की तालीमी हकीकत है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमारा बुनियादी सवाल यही है कि भाई एक वेबसाइट इंटरनेट के बगैर, वेब के बगैर आखिर काम कैसे कर रही है। और यही वो सबसे दिलचस्प मुअम्मा है जो आज की इस गुफ्तगू का मरकज होगा। हम आज जिस प्लेटफॉर्म की खोज लगा रहे हैं उसका नाम तैयारी.com है। तैयारी.com, सही है। हाँ, बज़ाहिर तो ये आपको बस एक और आम सी एजुकेशनल वेबसाइट लगेगी, लेकिन इसकी बुनियाद में जो टेक्नोलॉजी है और जो इनका तालीमी फ़लसफ़ा है ना, वो बिल्कुल ही एक अलग सिमत में जा रहा है। मतलब आम वेबसाइट से हट करें। बिल्कुल हटकर है, क्योंकि आम तौर पर जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? महंगी अकेडमीज़, उनकी भारी फीसें और ऐसे सिस्टम्स जो हर कदम पर आपका डेटा मांग रहे होते हैं। हाँ, यहाँ क्लिक करें, ये फॉर्म फिल करें। एग्जैक्टली लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इस पूरे के पूरे मुनाफा बख्श बिजनेस मॉडल को ही चैलेंज कर रहा है। सही। और मैं फौरन इसके उसी ऑफलाइन वाले हिस्से पर वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यार ऐसा टेक्निकली कैसे मुमकिन है। मैं समझाती हूँ। क्योंकि देखें ना, हम सब जानते हैं कि वेबसाइट का मतलब ही ये है कि आपकी डिवाइस को किसी ना किसी सर्वर से मुसलसल कनेक्ट रहना पड़ता है। तो जब इंटरनेट का कनेक्शन ही कट गया तो नया पेज या नया एमसीक्यू आखिर लोड कहाँ से हो रहा है? अंदर कोई जादू तो नहीं चल रहा? जादू नहीं है। इसको समझने के लिए हमें ब्राउज़र के जो नए आर्किटेक्चर है ना, उनको देखना होगा। ये बुनियादी तौर पर प्रोग्रेसिव वेब एप्स या जिसे हम पीडब्ल्यूए कहते हैं और कैशिंग टेक्नोलॉजी का कमाल होता है। अच्छा, पीडब्ल्यूए और कैशिंग, ये आम जबान में क्या होता है? असल में होता यह है कि जब कोई तालिब इल्म पहली बार इंटरनेट की मौजूदगी में इस प्लेटफॉर्म पर जाता है तो सिस्टम बहुत खामोशी से बिना कोई रुकावट डाले बैकग्राउंड में ही सारा ज़रूरी डेटा सेव कर लेता है। मतलब चुपचाप पीछे से डाउनलोड हो रहा होता है? बिल्कुल। जो सवालात का स्ट्रक्चर है, स्क्रिप्ट्स हैं, वो उसके डिवाइस के ब्राउज़र में ही महफूज हो जाते हैं। इसे आप एक तरह की लोकल स्टोरेज कह सकते हैं। ओह अच्छा, यानी ये इस तरह है जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कोई पहाड़ों पर जाने वाला हाइकर घर से निकलने से पहले अपना एक डिजिटल बैकपैक पूरी तरह तैयार कर ले, हाँ, ये बड़ी अच्छी मिसाल है ना। उससे रास्ते में बार बार बेस कैंप या किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास पहले से ही सारे जरूरी टूल्स, नोट्स और नक्शे उसके बैग में मौजूद हैं। तो एक बार ये बैग लोड हो गया तो फिर इंटरनेट की मोहताजी खत्म। एग्जैक्टली इंटरनेट की मोहताजी मुकम्मल तौर पर ख़त्म। और अगर हम पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और हमारे तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को जहन में रखें तो इस डिजिटल बैकपैक की अहमियत का वाकई अंदाज़ा होता है। बिल्कुल, बड़े शहरों का हिसाब तो और है। वही ना, हम लोग जो बड़े शहरों में बैठे हैं, हम अक्सर फास्ट इंटरनेट को अपना एक बुनियादी हक समझ लेते हैं, लेकिन देहाती और दूर दराज इलाकों में आज भी मुस्तकिल इंटरनेट मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है, वहां तो सिग्नल्स आते ही नहीं है ठीक से। ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक बार लोड होने के बाद ऑफलाइन चलता रहे, वो उन बच्चों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है जो मुसलसल लोड शेडिंग या खराब सिग्नल्स का शिकार रहते हैं। ये बात तो वाकई टेक्नोलॉजी के असल और बामकसद इस्तेमाल को जाहिर करती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की एक और चीज ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो क्या? उनकी नो लॉगिन पॉलिसी। मतलब हम जिस दौर में रह रहे हैं ना,
वहाँ आप एक सादी सी फ्लैशलाइट की ऐप या कैलकुलेटर ऐप भी डाउनलोड करें तो वो पहले आपका ईमेल, फोन नंबर और कॉन्टैक्ट्स मांगती है। हाँ, हर कोई डेटा कलेक्ट करने में लगा हुआ है। एग्जैक्टली। हर कंपनी को बस यूजर का डेटा चाहिए, लेकिन तैयारी.com पर तो अकाउंट बनाने का सिरे से कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये बस टाइम बचाने की एक छोटी सी कोशिश है या इसके पीछे इनकी कोई बड़ी फिलॉसफी है। देखिए, इस डेटा की हवस वाले दौर में ये एक बहुत ही गैर मामूली और सोचा समझा कदम है। इसकी असल में दो बड़ी परतें हैं। अच्छा। पहली परत का ताल्लुक खालिसतन यूजर फ्रिक्शन को कम करने से है। अगर आप नफ्सियाती तौर पर देखें, जब एक बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसके इरादे और अमल के दरमियान जितनी भी रुकावटें आएंगी ना, उसका ध्यान भटकने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। सही। वो वैसे ही पढ़ाई से बचना चाह रहा होता है। बिल्कुल। अब सोचें, पासवर्ड भूल जाना, फिर ईमेल पर जाकर लिंक वेरीफाई करना, ओटीपी का इंतजार करना, ये सब वो छोटी-छोटी रुकावटें हैं जो एग्जाम की तैयारी करने वाले एक पहले से परेशान दिमाग का मूड खराब कर सकती हैं। सही बात है। बंदा कहता है छोड़ो यार, बाद में पढ़ लूंगा। और इसकी दूसरी परत क्या है? दूसरी परत है प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सुकून। देखें, जब प्लेटफॉर्म आपसे आपकी आइडेंटिटी मांग ही नहीं रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपको एक प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट नहीं कर रहा। मतलब मेरा डेटा सेफ है। हाँ, तालिब इल्म को ये अंडरकरेंट वाली फिक्र नहीं होती कि उसका डेटा, उसकी पढ़ाई की आदतें या उसके टेस्ट के रिजल्ट्स किसी तीसरी मार्केटिंग कंपनी को बेच दिए जाएंगे। या फिर अगले दिन उसे किसी एकेडमी के प्रमोशनल एसएमएस आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली। वो मुकम्मल गुमनामी की हालत में आता है और अपनी पूरी की पूरी ज़हनी तवानाई सिर्फ और सिर्फ सीखने पर लगाता है। जबरदस्त। चलें, ये तो तय हो गया कि एक्सेस यानी तालीमी मवाद तक पहुंचने की तमाम बैरूनी रुकावटें उन्होंने हटा दी हैं। बिल्कुल। ना इंटरनेट की कैद है, ना अकाउंट बनाने की उलझन और ना ही कोई फीस है। सब कुछ 100% मुफ्त है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल बनता है। जी, पूछिए। जब किसी भी चीज के दरवाजे इस हद तक मुफ्त में खोल दिए जाएं, तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अंदर जो कंटेंट रखा है उसका मेयार क्या है। सही सवाल है। हमारी मालूमात के मुताबिक ये वेबसाइट क्लास 9 से 12 के बच्चों को टारगेट करती है और इसमें केपीके, पंजाब, सिंध और फेडरल बोर्ड्स, इन सबके एग्जाम्स का मटेरियल्स एक साथ डाल दिया गया है। अब यहां मैं जरा सा रुककर एक बुनियादी सवाल उठाना चाहूंगा। जरूर। क्या चीज आपको उलझा रही है? मैं इसे एक आम तालिब इल्म के नुक्ता नज़र से देख रहा हूं। देखें, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कोई एक सिंगल यूनिट तो है नहीं। हाँ, हर बोर्ड का अपना हिसाब है। बिल्कुल। पंजाब बोर्ड के पेपर्स का स्टाइल अलग है, सिंध बोर्ड का सिलेबस थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है और फेडरल बोर्ड में तो सवाल पूछने का पैटर्न ही अपनी नौइयत का होता है। सही कह रहे हैं आप। तो अब अगर एक बच्चा जो पहले ही बोर्ड एग्जाम्स के शदीद प्रेशर में है, वो इस प्लेटफॉर्म पर आता है और उसे 4 अलग-अलग बोर्ड्स के मटेरियल एक साथ दिखना शुरू हो जाता है, तो क्या ये उसके लिए एक नाइटमेयर नहीं बन जाएगा? किस हवाले से? मेरा मतलब है, अगर मैं पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और मेरे सामने अचानक सिंध बोर्ड के फिजिक्स के वो सवालात आ जाएं जिनका मेरे सिलेबस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ये मेरी नॉलेज बढ़ाने के बजाय मुझ में पैनिक पैदा करेगा। इस कॉग्निटिव ओवरलोड को ये लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। बज़ाहिर तो वाकई यही लगता है कि इतने सारे बोर्ड्स की खिचड़ी पकाने से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम जदीद तालीमी नफ्सियात और जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं, उसके मैकेनिज्म पर गौर करें तो पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। वो कैसे? 4 किताबें मिला देने से डीप लर्निंग कैसे होती है? असल में ये तरीका बच्चों को रट्टे यानी रोट मेमोराइजेशन के उस महदूद दायरे से निकालता है और उन्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। बात यहाँ मुख्तलिफ किताबें पढ़ने की नहीं है, बल्कि एक ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ जावियों से देखने की है। थोड़ा और आसान करके समझाएं। देखें, मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। अब ये टॉपिक तो हर बोर्ड के सिलेबस में शामिल है ना? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग तो बेसिक है, सब जगह होगा। एग्जैक्टली। लेकिन हो सकता है कि पंजाब बोर्ड का पेपर सेटर इस पर कोई सीधा सा सवाल पूछे कि इसकी तारीफ क्या है, जबकि फेडरल बोर्ड का पेपर सेटर उसी टॉपिक पर कोई एप्लीकेशन बेस्ड या थोड़ा घुमाकर सवाल बना दे। सही। तो जब बच्चा एक ही जगह पर उस एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंडर अलग-अलग बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करता है ना, तो उसका दिमाग उस टॉपिक के हर पहलू को कवर कर लेता है। ओह, अच्छा, अब मैं समझा। यानी आप कह रही हैं कि ये बच्चे की सोच में लचक पैदा कर रहा है। बिल्कुल।
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। वो बस किसी एक खास रटे हुए सवाल का मोहताज नहीं रहता। उसे ये समझ आ जाती है कि एग्जामिनर चाहे किसी भी एंगल से सवाल घुमाए, मुझे बुनियादी कॉन्सेप्ट पता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। सही पकड़ा आपने। और देखें, ये जो लचकदार सोच है, ये बोर्ड एग्जाम्स में तो अच्छे मार्क्स दिलवाती है, लेकिन इसकी असल अहमियत तब नजर आती है जब यही बच्चा आगे चलकर प्रोफेशनल कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट में बैठता है। हाँ, MD कैट और ECAT वगैरह। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स तो बस एक पहला कदम है। असल और बेरहम मुकाबला तो इन एंट्री टेस्ट में होता है, जहां आपकी याददाश्त नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स की गहराई चेक होती है। और यहीं से हमारी आज की गुफ्तगू एक ऐसे पॉइंट पर आती है जो मेरी नज़र में इस प्लेटफॉर्म का टेक्निकली सबसे पावरफुल हिस्सा है। आप एडेप्टिव टेस्टिंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मेडिकल और इंजीनियरिंग के टेस्ट यानी MD कैट और ECAT। हम सब जानते हैं कि हर साल हजारों बच्चे इन एग्जाम्स में बैठते हैं और पास या फेल होने का फैसला 0.1 मार्क्स के फर्क से हो जाता है। बिल्कुल, एक एक MCQ काउंट करता है वहां। तो इस मुश्किल मरहले के लिए इस वेबसाइट पर एक फीचर है जिसे एडेप्टिव MCQ टेस्ट्स कहा गया है। अब एक आम सुनने वाले के लिए ये टर्म थोड़ी भारी भरकम लग सकती है। मैं इसका मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ। तो अगर आपको इसे किसी आम चीज से तशबीह देनी हो, तो आप क्या मिसाल देंगे? अगर मैं इसको स्पोर्ट्स की दुनिया से जोड़ूं, तो एक आम टेस्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल एक ऐसे फिजिकल इंस्ट्रक्टर की तरह है जो ग्राउंड में खड़े सब खिलाड़ियों को एक ही जैसी एक्सरसाइज करवा रहा है। सही। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किस खिलाड़ी का कौन सा पत्ता कमजोर है, उसने बस अपना डेली का कोटा पूरा करवाना है। लेकिन ये जो एडेप्टिव टेस्ट है, ये मुझे एक बहुत ही माहिर पर्सनल कोच की तरह लगता है। बहुत अच्छी मिसाल है, आगे बताएं। एक ऐसा कोच जो सिर्फ ये नहीं देखता कि खिलाड़ी दौड़ने में स्लो है, बल्कि वो ये नोट करता है कि दौड़ने के दौरान उसके बाएं टखने पर यानी लेफ्ट एंकल पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्पीड कम है, और फिर वो फौरन अपनी ट्रेनिंग को बदलकर सिर्फ उसी कमजोरी को ठीक करने पर फोकस करता है। क्या ये एडेप्टिव सिस्टम ऐसे ही काम करता है? ये मिसाल इस सिस्टम की रूह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसके पीछे जो एल्गोरिदम चल रहा है ना, उसे हम टेस्टिंग की दुनिया में आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी या ब्रांचिंग लॉजिक कहते हैं। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, अच्छा। हाँ, होता ये है कि जब बच्चा टेस्ट शुरू करता है, तो सिस्टम सिर्फ ये स्कोर काउंट नहीं कर रहा होता कि कितने जवाब ठीक हैं या गलत। तो और क्या कर रहा होता है? वो बैकग्राउंड में बच्चे के सोचने का अंदाज, उसकी वीक पॉइंट्स और उसके पैटर्न्स का एक पूरा लाइव नक्शा बना रहा होता है। यानी अगर किसी ने फिजिक्स के टेस्ट में फर्ज करें कैनेमैटिक्स का कोई सवाल गलत कर दिया, तो सिस्टम का अगला मूव क्या होगा? क्या वो उसे उसी चैप्टर के और मुश्किल सवाल देना शुरू कर देगा ताकि वो और फंस जाए? नहीं, यही तो एडेप्टिव सिस्टम की असल जहानत है। अगर सवाल गलत होता है, तो एल्गोरिदम फौरन खुद से पूछता है कि भाई गलती हुई कहाँ? अच्छा, रूट कॉज ढूंढता है। बिल्कुल। क्या उसे फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर उस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स चाहिए था, मसला उस कैलकुलेशन में था? ओह वाह, यानी वो मैथ्स और फिजिक्स की गलती अलग-अलग पहचानता है। एग्जैक्टली। उसके बाद स्क्रीन पर जो अगला सवाल आएगा ना, वो इस मखसूस खामी को टारगेट करेगा। अगर मैथ वीक है, तो सिस्टम ऐसे सवाल देगा जिनमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो आसान हो, लेकिन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज्यादा हो। जबरदस्त। हर क्लिक के साथ टेस्ट अपनी शक्ल बदलता है और बच्चे की पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढलता जाता है। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि ये टेस्ट सिर्फ एग्जाम नहीं ले रहा, बल्कि एक उस्ताद की तरह मुसलसल गाइड भी कर रहा है। क्योंकि रिवायती पढ़ाई में तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे डर के मारे उन्हीं चैप्टर्स को बार-बार रिवाइज करते रहते हैं जो उन्हें पहले से आते हैं। हाँ, और जो मुश्किल लगता है उसे छोड़ देते हैं, जिससे उनका बहुत टाइम जाया होता है। और इन एंट्री टेस्ट में तो टाइम ही सब कुछ है। तो ये टेक्नोलॉजी डायरेक्ट निशाने पर जाकर बताती है कि असल मसला कहाँ है। और इसका एक और बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा भी है। देखें, जब बच्चे को मुसलसल ऐसे सवाल मिलते हैं जो ना तो इतने आसान हो कि वो बोर हो जाए, और ना इतने मुश्किल हो कि वो परेशान होकर लैपटॉप ही बंद कर दे। बिल्कुल, तो वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में चला जाता है जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। एडेप्टिव टेस्टिंग का असल कमाल यही है कि वो बच्चे का चैलेंज लेवल मेंटेन रखती है,
जिससे सीखने की स्पीड दुगनी तिगनी हो जाती है। सही बात है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इन स्क्रीन्स के पीछे कोई बहुत ही हैवी, जदीद और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चल रही है। और आमतौर पर जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी वेबसाइट भी बहुत फैंसी होगी, है ना? हाँ, एनिमेटेड और बहुत खूबसूरत सी। वही, जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज हों, मॉडर्न एनिमेशंस हों। लेकिन जब मैंने उन लिंक्स को देखा जो हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के मौजूद हैं, तो मैं सच में थोड़ा ठिठक गया। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या था उन लिंक्स में? उनकी हैरत अंगेज सादगी की वजह से। मतलब जरा देखें, मैं साइट है तैयारी.com। अगर आपने सीधा MCQs पर जाना है तो उन्होंने अजीब सा डायरेक्ट लिंक दिया है, tayari.com/mcq.html। हाँ, और पास्ट पेपर्स के लिए /pastpapers.html। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं आज की किसी मॉडर्न वेबसाइट को नहीं, बल्कि 90s की किसी बेसिक HTML साइट को देख रहा हूं। आज के ज़माने में जब हर साइट पर हैमबर्गर मेन्यूज़ होते हैं, इतने सीधे साधे लिंक्स देना, क्या ये इनकी टेक्निकल सुस्ती है या इसके पीछे भी कोई मंतिक है? मैं आपको पूरे यकीन से बता सकती हूँ कि ये कोई टेक्निकल सुस्ती नहीं है, बल्कि यूजर इंटरफेस यानी UI और UX की दुनिया में ये एक बहुत सोची समझी सादगी है। अच्छा, इसमें भी इनका कोई मकसद है? बिल्कुल। इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर उस बच्चे के दिमाग में घुसना पड़ेगा जिसके सर पर एग्जाम की तलवार लटक रही है। यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत अहम उसूल लगता है जिसे कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहते हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, थोड़ा इसे आम जबान में समझाएं। आम जबान में इसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग की एक मखसूस वक्त में मालूमात को प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है। फर्ज करें बच्चे के दिमाग की कैपेसिटी 100% है। सही। जब वो एग्जाम के आखिरी दिनों में होता है तो उसका 99% दिमाग तो पहले ही फिजिक्स के लॉज और केमिस्ट्री की इक्वेशंस में फंसा हुआ होता है। वो बहुत स्ट्रेस में होता है। बिल्कुल, उस वक्त तो बंदा वैसे ही आधा पागल हो रहा होता है। एग्जैक्टली। अब उस बची हुई 1% एनर्जी में अगर आप उसे एक ऐसी फैंसी वेबसाइट पर लाके खड़ा करें जहां उसे मेन्यू में जाके ढूंढना पड़े कि भैया पास पेपर्स का लिंक कहाँ छुपा है, तो क्या होगा? उसका दिमाग फौरन ओवरलोड हो जाएगा। ओह वाह! अब ये बात वाक़ई समझ आ रही है। यानी वो जो फैंसी एनिमेशंस और खूबसूरत मेन्यूज़ होते हैं, वो असल में उस बच्चे की वो आखिरी थोड़ी-सी एनर्जी और टाइम भी निचोड़ लेते हैं जो उसने अपनी पढ़ाई में लगानी थी। सही कहा आपने। एक बच्चे को एग्जाम से एक रात पहले कोई खूबसूरत वेब डिजाइन तो नहीं देखना ना, उसे तो अपना मटेरियल चाहिए और वो भी फौरन। सही। ये जो सीधे लिंक्स है ना, ये फ्रिक्शनलेस डिजाइन की बेहतरीन मिसाल हैं। यूजर को सोचना ही ना पड़े, URL टाइप करे, क्लिक करे और सीधा अपने पेज पर। ये इस बात का सबूत है कि इनका वाहिद मकसद बच्चे का टाइम बचाना है। इस एंगल से देखें तो वाकई ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बड़े और मुनज़्ज़म तालीमी विजन का हिस्सा लगती हैं। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू और इस जायजे की कड़ियों को आपस में जोड़ें, हमने शुरू किया एक्सेस की आसानी से, फिर ऑफलाइन टेक्नोलॉजी, फिर बोर्ड एग्जाम्स और आखिर में UI की सादगी। बिल्कुल। और इस सबसे एक बहुत पावरफुल पिक्चर सामने आती है कि तैयारी.com सिर्फ एक MCQ सॉल्व करने वाली साइट नहीं है। तो फिर क्या है? ये दर हकीकत एक मुकम्मल डिजिटल इकोसिस्टम है जो हमारे तालीमी निज़ाम में मौजूद जो क्लास डिफरेंस है ना, जो तबकाती फ़र्क है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। वाकई। इन्होंने बड़ी खामोशी से उन तमाम दीवारों को गिरा दिया है जो एक गरीब या कम वसाइल रखने वाले बच्चे को आगे बढ़ने से रोकती हैं। महंगी एकेडमीज का मसला था, ये मुफ्त है। इंटरनेट नहीं होता, ये ऑफलाइन चलता है। लॉगिन की झंझट थी, वो भी खत्म कर दी। सही कहा आपने। और सिर्फ एक्सेस देकर इन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं समझ लिया, बल्कि ये भी मेक श्योर किया कि कंटेंट मेयारी हो। चारों सूबों के बोर्ड्स को एक जगह जमा करना और फिर MD-CAT के लिए एडेप्टिव टेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी जो आमतौर पर सिर्फ अमीर बच्चों को अवेलेबल होती थी, बिल्कुल। ये सब कुछ एक आम से मोबाइल फ़ोन पर फराहम कर देना बखुदा एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे ये साबित होता है कि अगर टेक्नोलॉजी को वाकई अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इल्म पर जो कुछ लोगों की इजारादारी है उसे ख़त्म कर सकती है। मैं पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ। तालीम का बुनियादी मकसद ही तो सबको इक्वल चांस देना है, और जब आप इस प्रोसेस को सबके लिए आसान और मुफ्त कर देते हैं तो आप पूरे माशरे को उसकी असल ताकत से मिलवा रहे होते हैं। आज की इस गुफ्तगू से सच में बहुत कुछ क्लियर हुआ है कि डिजिटल दौर में तालीम का मुस्तकबिल कैसा होने वाला है।
ना किसी अकेडमी के भारी बिल की फिक्र, ना इंटरनेट कटने का डर। सब कुछ बस आपकी उंगलियों पर है। सही बात है। लेकिन इस तफसीली जायजे को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में मुसलसल घूम रही थी, और मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी इस पर जरूर गौर करें। जी, वो क्या बात है? जब पढ़ाई के रास्ते की ये तमाम बैरूनी रुकावटें, इंटरनेट, फीस, अकेडमीज, ये सब खत्म हो गए हैं, तो क्या अब हम एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल इम्तिहान के दौर में दाखिल नहीं हो गए? किस तरह का इम्तिहान? सोचने की बात यह है कि इस जदीद दौर में जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने तालीम को इतना आसान और मुफ्त बना दिया है, तो अब कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई बैरूनी सिस्टम या पैसा नहीं रहा। तो फिर क्या रहा? अब शायद वाहिद रुकावट उस तालिब इल्म की अपनी अंदरूनी क़ुव्वत इरादा और फोकस है। क्या असल इम्तिहान एमडी कैट का पेपर है, या फिर ये है कि वो बच्चा अकेले में अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के लावमेहताना स्क्रॉल से बचकर इस मुफ्त मटेरियल पर कितनी देर अपनी तवज्जो बरकरार रख सकता है? वाकई ये बहुत गहरा पॉइंट है। बैरूनी दीवारें तो टेक्नोलॉजी ने गिरा दी हैं, लेकिन इस अंदरूनी ध्यान और फोकस की जंग कौन जीतेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब हर तालिब इल्म को खुद अपनी ज़ात के अंदर और अपनी उस स्क्रीन के सामने बैठकर तलाश करना है।